राज्यसभा का उप सभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से अपना उप सभापति चुनती है। जब किसी प्रकार से उप सभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के स्थान अपने सदस्य अपने बीच से नया उप सभापति चुन लेते हैं। उप सभापति अपना पद निम्नलिखित 3 में से किसी एक कारण से छोड़ता है। पहला, यदि राज्यसभा में से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे। तीसरा, यदि राज्यसभा के किसी सदस्यों के बहुमत यानी प्रभावी बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वह सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उसे उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मतदान भी दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति अनुपस्थिति में इसमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन में निर्धारित किया गया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उस सभापति का पद रिक्त होता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों को पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं, उनकी भर्ती एवं सेवाएं शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोनों सदनों के सचिवालयों का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। संसद में नेता। सदन का नेता। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता है के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में एक सदस्य का नेता होता है, वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। अब है विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को संसद अधिनियम 1977 के तहत विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते 1970 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। उसे वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्य करने वालों को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत विपक्ष के नेता का अर्थ
राज्यसभा या लोकसभा का वह सदस्य है जो उस समय सरकार के विपक्ष में सर्वाधिक संख्या वाले दल का उस सदन में नेता हो और सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई हो। इसके अलावा जहां सरकार के विपक्ष में दो या दो से अधिक समान संख्या वाले दल हों, सभापति या अध्यक्ष दलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देंगे और ऐसी मान्यता अंतिम और निर्णायक होगी। सभापति और अध्यक्ष दोनों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या उस सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और इसके सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसके प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसलिए आइवर जेनकिंस ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वह मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। विप सचेतक विप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियमों में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में प्रत्येक मुख्य व्हिप होता है। व्हिप राजनीतिक दल द्वारा संसद के सहायक नेताओं के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है। राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस पद पर होते हैं। मुख्य सचेतक सीधे सदन के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय कार्य पर सरकार को सलाह देना और उसके विभागों को प्रभावित करने वाले संसदीय कार्यों के संबंध में मंत्रियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और उनके कर्तव्यों का यह हिस्सा है। संसद सुविधाएं अधिनियम 1998 में मान्यता प्राप्त दल और समूह के नेताओं और मुख्य सचेतकों के तहत एक मान्यता प्राप्त पार्टी, एक मान्यता प्राप्त समूह के मुख्य सचेतक, टेलीफोन और सचिवीय सुविधाओं के हकदार होते हैं। उपरोक्त अधिनियम के तहत एक मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब हर उस पार्टी से है जिसके पास लोकसभा से संबंधित 55 सदस्यों और राज्यसभा से संबंधित 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं है। इसी तरह एक मान्यता प्राप्त समूह का मतलब हर उस पार्टी से है जिसके पास लोकसभा के संबंध में 30 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 15 सदस्यों की संख्या से कम नहीं है। सदन के सत्र आहूत करना, सभा में उपस्थित होने का आदेश। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाता या बुलाती है जैसा वह उचित समझे, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद का प्रथम सत्र बैठक से लेकर 17वां या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समावधि है। 17वां क्या है? लोकसभा के मामले के विघटन या प्रथम बैठक से लेकर 17वां तक के मध्य की समावधि है।
सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य समाधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटों, दिनों या सप्ताह हो सकता है के लिए उसके लिए निलंबित किया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इस अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत भी किसी समय कर सकता है। सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके पीछे कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन की स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर को तालिका में दिया गया है। स्थगन, सत्रावसान। स्थगन क्या होता है? यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करना है, ना कि सत्र को। सत्रावसान में यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। स्थगन यह सदस्य के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन जो है यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वह काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। सत्रावसान किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता। बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। हालांकि सभी लंबित नोटिस विधेयकों को पेश करने के अलावा सत्रावसान पर समाप्त हो जाते हैं और अगले सत्र के नए नोटिस दिए जाने होते हैं। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। विघटन। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है और इसका गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, या जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है। अपनी सामान्य कालावधि में पूर्ण सदस्य का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थायी होती हैं। विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हुआ हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। गणपूर्ति कोरम। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करें। सदन में मतदान।
सभी मामलों पर सदन में या तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों को हटाना आदि प्रभावी अथवा साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि सामान्य बहुमत की। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है। पहला, चर्चा के अंत में लोकसभाध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में है आए बोले और प्रस्ताव के विरोध में हो नो बोले। जो प्रस्ताव के पक्ष में है आए बोले और जो प्रस्ताव के विरोध में है नो बोले। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं, मैं समझता हूँ प्रस्ताव अक्षय के पक्ष में है, पर नो जैसी भी स्थिति है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती तो वे दोबारा बोलेंगे। अयेश अथवा नोज जैसी भी स्थिति हो हैबिट और उसके अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत अयेस की हुई या नोस की हुई। यदि सभाध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है तो वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर के रिकॉर्ड किया जाए, आए तथा नो स्लिप को उपयोग किया जाए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाएं। यदि लोकसभा अध्यक्ष को राय में की बंटवारे वोट का अनावश्यक दावा किया जाता है, वे सदस्यों से कह सकते हैं कि आए और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जब गिनती हो तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। मतदान के तरीके। लोकसभा में अपनाए गए मतदान के विभिन्न तरीके नीचे समझाया गया है। ध्वनि मत, किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा रखे गए प्रश्न पर निर्णय करने की यह एक सरल विधि है। इस पद्धति के तहत सदन में समक्ष प्रश्न हाँ या नहीं जैसी मामला हो द्वारा निर्धारित किया जाता है। मत विभाजन आयोजित करने की 3 विधियां हैं। ये हैं स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग उपकरण संचालित करके, सदन में हाँ नहीं पर्चियों को वितरित करके और सदस्यों द्वारा लॉबी में जाकर। हालांकि स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग उपकरण की स्थापना के बाद लॉबी में जाकर मतों की रिकॉर्डिंग की विधि अप्रचलित हो गई है। गुप्त मतदान। खुला मतदान अवधि के दौरान व्यक्तिगत परिणाम 3 रंगों द्वारा दिखाए जाते हैं, हाँ के लिए हरा, नहीं के लिए लाल और व्यक्तिगत परिणाम प्रदर्शन पैनल पर मतदान में भाग नहीं लेने के लिए पीला। गुप्त मतदान यदि कोई समान प्रणाली पर आयोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले पैनल पर लाइट इमिटिंग डायोड LED केवल सफ़ेद रोशनी को दिखाता है कि वोट दर्ज किया गया है। पर्चियों के वितरण द्वारा मतों की रिकॉर्डिंग। सदस्यों द्वारा हाँ या और नहीं पर्चियों पर मत दर्ज करने की विधि आमतौर पर निम्नलिखित की स्थिति में दर्ज की जाती है। स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग उपकरण की अचानक विफलता और नई लोकसभा में प्रारंभ सदस्यों को सीटें मत विभाजन संख्या आवंटित करने से पहले। औपचारिक मत विभाजन के बजाय सदस्यों को उनके स्थान पर भौतिक मतगणना। यदि अध्यक्ष की राय में मत विभाजन का अनावश्यक रूप से दावा किया जाता है तो वह क्रमशः हाँ नहीं वाले सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं और गिनने पर सदन के निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे मामले में विशेष सदस्यों के बहुमत में मतदान दर्ज नहीं किए जाते हैं। निर्णायक मत। यदि किसी मत विभाजन में संख्या हाँ और नहीं के बराबर है तो प्रश्न का निर्णय अध्यक्ष के निर्णायक मत द्वारा किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी मत विभाजन में मतदान नहीं कर सकता। उसके पास केवल एक निर्णायक मत होता है जिसका प्रयोग उसे
मतों की समानता के मामले में करना होता है। संसद की भाषा। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही भाषा घोषित की है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। दोनों सदनों में संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए भाषणों को एक साथ भाषांतरित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि यदि कोई सदस्य सभा को किसी ऐसी भाषा में संबोधित करता है जिसके लिए समकालीन भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे अपने भाषण की हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद प्रति उपलब्ध करानी होगी। तथापि यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। तिथि 1965 थी। वैसे राज्य भाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी में निरंतरता की अनुमति देता है। इसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में।